हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। आप सभी को पता है कि सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लेवल पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर आया और एग्जामिनेशन के सिलेबस में एमएसएमई सेक्टर को मेंशन करा गया। आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एमएसएमई सेक्टर की। तो एमएसएमई एक्ट से क्या बढ़िया चीज हो सकती है इस सेक्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप सी ए रमन लूथरा क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स को रेफर करना है तो www.caramaluttraclasses.com पे जाके आप कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इस सेशन के एमसीक्यूज को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के बारे में। सर, इस एक्ट को क्यों बनाया गया? गवर्नमेंट हर चीज का एक्ट क्यों बना देती है? चलिए अभी हम बात करेंगे इंटेंशंस के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था इस एक्ट को बनाने के लिए। अब आप और मैं गवर्नमेंट का पार्ट है, हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, सारे सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी, हमने बात स्टार्ट करी। हमारी देश की जीडीपी को ग्रो करना है। हम पूछ रहे हैं बताओ कौन कौन से लोग हैं जो हमारे देश की जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। एक बंदा बोलता है बड़े सारे लार्ज कॉर्पोरेट है, बड़े बिजनेसमैन है जो जीडीपी को ग्रो करवा रहे, हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े सारे सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, ये भी कंजम्पशन करते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ होती है। फिर यहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि बड़े सारे सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे बिजनेसमैन भी है। यहाँ पर छोटे दुकानदार आ जाते हैं, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, जो छोटी प्रोडक्शन फैसिलिटी चला रहे हैं, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे देश की जीडीपी को ग्रो करने में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जीडीपी को आगे कैसे ग्रो करना है, तो इसमें एक बंदा बोलता है कि जो हमारा ये छोटे बिजनेसमैन का सेक्टर है ना, ये काफी एक गेम चेंजर सेक्टर हो सकता है। मैंने पूछा भाई क्यों, कैसे? तो कह रहा देखो लार्ज कॉर्पोरेट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे इंडिया को एम्प्लॉय कर दे। तो कह रहा है ये जो छोटा सेक्टर है ना, छोटे लेवल के बिजनेसमैन है, हमें इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि एक तो ये ग्रो कर सके अपनी कंपनी को, अपनी एंटरप्राइज को, एक बड़ी एंटरप्राइज बन सके। और ये एंटरप्राइज जो ढेर सारी है, ये ढेर सारे लोगों को भी एम्प्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी बात तो आपकी सही है, तो हम इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इस एक्ट को बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मिनिस्ट्री को भी बनाया गया। अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट ने इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड को बनाया जो रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को, हाँ जी कैसे ग्रो करेंगे। एडवाइजरी कमेटी बनाई बेटर फंक्शनिंग के लिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ कंसिलिएशन सेंटर्स बनाए गए इस एक्ट के थ्रू, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसको भी कैसे रिजोल्व करना है। साथ ही साथ और भी ऐसी कंडीशंस डाले गए, क्राइटेरिया डाले गए, जिससे एमएसएमई सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है उसको थोड़ा ईज हो सके, उसको ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करा जाए। ठीक है जी, तो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं हम वो इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बात को स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट कह रहा है मेरे को बनाया गया फैसिलिटेट करने के लिए प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने बोला कि जो छोटे बिजनेसेस है ना, हम उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। इसलिए कैटेगरीज है, एक माइक्रो एंटरप्राइज, एक स्मॉल एंटरप्राइज और तीसरा मीडियम एंटरप्राइज। इनको कैटेगरी में क्यों डिवाइड करा गया, क्या पर्पस है? तो गवर्नमेंट कह रही है देखो जो छोटे लेवल के बिजनेसेस है ना, इन छोटे बिजनेसेस के जो छोटे लेवल में बिजनेसेस है, हम उनको डिफरेंट टाइप की स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। जो इस कैटेगरी में थोड़ा अच्छा लेवल का काम कर रहे हैं उसको थोड़ी डिफरेंट स्कीम चाहिए, थोड़े डिफरेंट बेनिफिट्स चाहिए, तो हम हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग बेनिफिट लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा होल सेक्टर जो है एमएसएमई का वो ग्रो करे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से एमएसएमई एक्ट के। तो यहाँ पे लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड को एस्टैब्लिश कर रही है। इस एक्ट ने बोला कि एक बोर्ड को एस्टैब्लिश करा जाएगा जो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोर्ड को बनाएगी उसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, इस बोर्ड को क्यों बनाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन वगैरह देगी कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो किस तरीके के चल रहे हैं, क्या उनका मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर नए प्रोग्राम्स कौन से ला सकते हैं, हमें कैसे डेवलपमेंट के लिए काम करना है। इस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, और इस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो एक्स ऑफिशियो आते हैं, मतलब कोई अगर पोस्ट को वो होल्ड कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इस बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग आएंगे, साथ में मेंबर ऑफ लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल है उसमें से भी लोगों को अपॉइंट करा जाता है इस बोर्ड के अंदर। अगर इस बोर्ड के चेयरमैन की बात करें तो वो बाय डिफॉल्ट होता है एक्स ऑफिशियो जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। एमएसएमई का सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बना रखी है
और उसका जो मिनिस्टर होगा उस समय का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। आज की बात करें तो जीतन राम मांझी है एमएसएमई सेक्टर के मिनिस्टर, तो वो इस बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। तो 47 मेंबर्स हैं, नोटिफिकेशन निकाल के बताया जाता है कि कौन कौन मेंबर है। यहाँ पे 18 एक्स ऑफिशियो मेंबर है और 29 और मेंबर्स हैं जिनको अपॉइंट करा गया 2 साल के टेन्योर के लिए। चलिए, तो यहाँ पर बोर्ड को बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है तो वो किसका काम है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लोगों को भी अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट ही, और अगर रिमूवल की बात आएगी तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रीजंस प्रोवाइड करेगा कि आप कब कब लोगों को रिमूव कर सकते हैं, तो पहला रीजन है कि अगर कोई जज हो जा सकता है, एडजज हो जाता है एज इंसॉल्वेंट, किसी को इंसॉल्वेंट बोल दिया गया तो वो फिर नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर, तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। या फिर अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है और किसी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अनसाउंड माइंड का है। अगर वो इनकेपेबल हो जाता है एक्टिंग एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं काम नहीं करूंगा, या फिर उसको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए जो इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब अनएथिकल काम उसने कोई किया है, या फिर उसने एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा, अब्यूज करा अपने पावर को। यहाँ पर अगर सी डी और ई मतलब अगर वो इनकेपेबल हो जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से कि वो नहीं रह सकता मेंबर, बेकार इंसान है, इनकेपेबल है, या फिर उसको कॉन्विक्ट कर लिया जाता है किसी ऐसे एक्ट के लिए जो इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिट्यूड, अनएथिकल काम किया है, या फिर उसने अपनी पावर का अब्यूज करा है। इन तीनों केस के अंदर गवर्नमेंट को उस मेंबर को रिमूव करने से पहले उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। ओके, अगला पॉइंट आता है, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 5, जो बताता है कि बोर्ड को जो हम बना रहे हैं ये काम क्या करेगा। देखो, ये बोर्ड जो काम करेगा वो जनरल डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उनको मानते हुए करेगा, गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब बोला कि आप एग्जामिन करेंगे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, मतलब गवर्नमेंट ने काम अपना इस बोर्ड को दे दिया। हाँ जी, देखो एमएसएमई सेक्टर क्यों नहीं बढ़ पा रहा, जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं उसके रिव्यू का काम करो। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लेकर आई है उसको रिव्यू करो, किसको कैसे बेटर कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस देगा गवर्नमेंट को इन मैटर्स के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सारे के सारे बजट सुनते हैं तो बजट के अंदर बोलते हैं ना एमएसएमई सेक्टर के लिए इतना पैसा हम अलग रख रहे हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर बोर्ड जो है वो एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ जी इतना फंड आया है ना, इसको इस पर्टिकुलर एरिया में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अगला पॉइंट आता है सेक्रेटरी का, यहाँ पर है ना सेक्रेटरी को अपॉइंट करा जाएगा तो उसकी क्या पावर्स है, फंक्शंस हैं, तो बोला वो अलग से प्रेस्क्राइब कर देंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है सेक्शन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगला पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जो कि है सेक्शन नंबर 7। एक और सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए हम सेक्शन नंबर 7 को पढ़ते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज के बारे में। 99% चांस है अगर इस लेक्चर से क्वेश्चन आया तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज आप कैसे करेंगे, एक एंटरप्राइज को माइक्रो कब बोलेंगे, मीडियम कब बोलेंगे, स्मॉल कब बोलेंगे, तो यहाँ पर है कॉम्पोजिट क्राइटेरिया। कॉम्पोजिट क्राइटेरिया मतलब आपको एक से ज्यादा कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करे जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर का। आपको अगर एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपीज तक हो सकती है। एंड 4 बार बोलेंगे एंड टर्नओवर, दोनों कंडीशन मान्य है। टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, 5 करोड़ रुपीज तक हो सकता है। तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपीज तक है तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। वही अगर स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ रुपीज तक हो सकता है एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए एंड आपका टर्नओवर 250 करोड़ रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आप एक एंटरप्राइज है, आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपीज है और 2 करोड़ रुपीज का आपका टर्नओवर है, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज है। आपका 50 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर और आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ गया जी, 7 करोड़ रुपए हो गया, आपका इस समय बिजनेस चल गया, तो यहाँ पे आप एक माइक्रो एंटरप्राइज नहीं कहलाएंगे, आप इस कैटेगरी से निकल के स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि आपने टर्नओवर की एक कंडीशन को ब्रीच कर दिया है। ठीक है ना।
चलो, अगर आप ऐसे हैं कि आपका 2 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर 200 करोड़ रुपीस का है, तो उस केस के अंदर भी, क्योंकि आप स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में नहीं आ रहे, प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आ रहे हैं, बट आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गया, जो कि 250 करोड़ रुपीस से कम है, तो इस केस में आप मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़ रुपीस है और आपका जो टर्नओवर है ट्रेडिंग का काम है आपका, तो वो 500 करोड़ रुपीस पहुंच गया, तो इस केस के अंदर आप किसी भी कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी से भी बाहर निकल गए, आप एक बड़ी एंटरप्राइज बन गए। चलिए, अब यहाँ पे मुद्दे की बात है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि मैंने कितने का खरीदा, और एक इन्वेस्टमेंट ये भी मानी जा सकती है कि प्लांट एंड मशीनरी की आज के दिन पे क्या वैल्यू है। डेप्रिसिएशन तो होता है ना, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, यूज करेंगे, तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू लेनी है, और अगर डेप्रिसिएटेड वैल्यू लेनी है तो कौन सा डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड है, और सारे मेथड है, कौन सा मेथड माने, या फिर हमें ओरिजिनल प्राइस लेना है। वही अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर के अंदर भी अलग बातें हैं। क्या ऐसी चीजें हैं कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, टर्नओवर में कुछ चीजें इंक्लूड करी जाएंगी, एक्सक्लूड करी जाएंगी, ऐसी कोई बात करी गई है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहली बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपको एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे देखना है, जो परचेज प्राइस है उससे कैलकुलेशन करना है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में। बट आगे जाके इसको रिवाइज करा गया। आज के टाइम पे अगर बात करें और एक्ट की भी बात करें, MSME एक्ट में स्पेसिफाई कर रखा है, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, वही आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में। इसका यह मतलब है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं तो उस पर डिप्रेशन काट के बताते हैं, वो वैल्यू होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब रिटर्न डाउन वाला जो मेथड है डिप्रेशन का, उसको फॉलो करके ही आप बताते हैं, हाँ जी मेरे आज के टाइम पर डिप्रेशन के बाद कितनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रह गई है। तो मतलब यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट को आपको यूज, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको यूज नहीं करना, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को आपको यूज करना है। ओके, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सेक्शन नंबर 7 के अंदर कि हम एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज की बात चल रही है ना, और ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई कौन सी एंटरप्राइज किस कैटेगरी में क्लासिफाई करी जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसी सेक्शन के अंदर बोला हम एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाते हैं। इसका काम यही है, ये देखेगी कि किस एंटरप्राइज को कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट पे या टर्नओवर पे क्लासिफाई करना है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो ये काम इसका यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहना चाहिए, टर्नओवर कितना रहना चाहिए, उसके ऊपर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखेगी, कैसे प्रमोशन हो सकता है उसके बारे में बात करेगी, स्पेसिफिकली कैटेगरी की क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए, अगर इस एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है जो स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए काम कर रहा है, तो उसको इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रायर टू क्लासिफाई, जो क्लासिफिकेशन जो है MSME का, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, बट ये रिकमेंडेशन लेगी किसका, एडवाइजरी कमेटी का। एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, ये कम्युनिकेट करेगी रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो ऊपर हमने बोर्ड बनाया है कि भाई क्या है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एंटरप्राइज में, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स के अंदर, या फिर क्या हायर इन्वेस्टमेंट की नीड है, हमें बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, हमें इस लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए, रिसेंट टाइम्स में बढ़ चुकी है लिमिट। ऐसे ही पॉसिबिलिटी क्या है प्रमोटिंग एंड डिफ्यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन MSME सेक्टर, साथ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। ठीक है जी, तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर क्लासिफिकेशन दी गई, साथ में एक एडवाइजरी कमेटी को बनाया गया। हाँ जी, आपका काम यही है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो गवर्नमेंट को आप रिकमेंडेशन दो। अगला पॉइंट आता है मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसमें है कि अगर आपको माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बनना है तो क्या तरीका रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगर एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना। आप बोलोगे हाँ जी मैं छोटी एंटरप्राइज हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन दे दो। ये रजिस्ट्रेशन लेके क्या बेनिफिट हुआ, देखो जो अलग अलग स्कीम्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है। आगे जाके हम अलग अलग स्कीम्स को भी पढ़ेंगे। चलिए, एक स्कीम की बात करते हैं, मुद्रा की स्कीम है, साथ में अलग अलग आपके क्रेडिट के बेनिफिट्स वगैरह है, वो सारी स्कीम्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलिए, रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आपको एक परमानेंट आइडेंटिटी
नंबर दे दिया जाएगा जो जिसको बोलते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि एक यूनिक 19 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड रहेगा। ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया कि जो आपका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया वो है कॉम्पोजिट क्राइटेरिया। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है जो हम पढ़ के आए उसको रिपीट कर रहे हैं। कोई एक एंटरप्राइज है, अगर वो क्रॉस करती है सीलिंग लिमिट्स स्पेसिफाइड फ्रॉम इट्स प्रेजेंट कैटेगरी आइदर ऑफ द टू ऑफ द क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया को अगर आप ब्रीच करते हैं, इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। क्या लिखा गया? फॉर एग्जाम्पल आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का और आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपीस का है, ठीक है जी। अगले साल आपको अगर टर्नओवर 7 करोड़ रुपीस हो जाता है तो यहाँ पे आपने एक कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे आप माइक्रो एंटरप्राइज नहीं कहलाएंगे, आप एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो कि है मीडियम एंटरप्राइज, मीडियम नहीं सॉरी स्मॉल एंटरप्राइज, उसमें आपको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बट साथ में आगे क्लैरिफाई करा गया, नो एंटरप्राइज शैल बी प्लेस्ड इन द लोअर कैटेगरी, आपको लोअर कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा अनलेस it goes below the ceiling limit specified for the present category in both the criteria। आपको दोनों क्राइटेरिया को मेट करना पड़ेगा तभी आपको एक लोअर कैटेगरी में डाला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ रुपीस और आपका टर्नओवर था 10 करोड़ रुपीस, तो आप एक क्या कहते हैं 10 करोड़ नहीं मान लेते हैं 20 करोड़ रुपीस का अगर आपका टर्नओवर था, तो इस केस के अंदर पहले आप क्लासिफाई हो रहे थे एज स्मॉल एंटरप्राइज, फिर अगले साल आपका काम रुक गया, 2 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर रह गया 1 करोड़ रुपए, कोई इन्वेस्टर कोई बढ़िया कॉम्पिटिटर वगैरह आ गया तो यहाँ पे टर्नओवर सिर्फ आपका 1 करोड़ रुपए रह गया, तो कह रहा है अभी भी आपको स्मॉल जो एंटरप्राइज है उसकी कैटेगरी में ही रखेंगे, माइक्रो में लेके नहीं जाएंगे। ये दोनों क्राइटेरिया आपको वापस से आना है, इसकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी में वो भी 1 करोड़ पे आएगी, तभी आपको एक लोअर कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन दी गई कि जो आपका GSTN मिलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपका पैन के बेसिस पे होता है। पैन एक ही होता है कंपनी का, एक एंटरप्राइज का, और GSTN आपका अलग अलग स्टेट का मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी आपके GSTN है एक पैन के ऊपर, उन सब यूनिट्स को एक कलेक्टिवली एक यूनिट माना जाएगा। जैसे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो हर एक स्टेट में जाके वो एक रजिस्ट्रेशन लेगी, तो कह रहा है सबको मिला के जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन है GSTN के एक पैन के ऊपर, उसको एक ही एंटरप्राइज माना जाएगा, जो कि लॉजिकल बात है। ये थोड़ा ना हर एक स्टेट का अलग अलग आपका टर्नओवर का कंडीशन रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी का कंडीशन रहेगा। चलिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें प्लांट एंड मशीनरी में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर फाइल्ड जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जो आपने डिक्लेयर करा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आती है, उसको कंसिडर करा जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अगर कोई न्यू एंटरप्राइज है तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी क्योंकि कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केस के अंदर जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो आपको डिक्लेयर करनी होती है। हाँ जी, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, मैं एक छोटी एंटरप्राइज हूँ, मेरे को बेनिफिट्स दे दो। चलिए, अगला पॉइंट आता है टर्नओवर की कैलकुलेशन का। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन में स्पेसिफिकली कोई पॉइंट नहीं है, बट एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जो भी आप एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहे हो वो टर्नओवर में है ही नहीं, माने ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का, आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए अच्छे हैं, हमें फॉरेन करेंसी हम अर्न करते हैं। तो यहाँ पे बोला हाँ जी आप एक्सपोर्ट करो, आपके टर्नओवर में हम उसको मानेंगे नहीं, अगर मानेंगे नहीं तो आप एक छोटी एंटरप्राइज ही माने जाओगे, तो उस केस में आप सारे के सारे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। साथ में लिखा गया जो टर्नओवर की कैलकुलेशन मतलब रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको आपको मैच करना है जो आप इनकम टैक्स में फाइल कर रहे हैं, या फिर आप जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो भी आप अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं जिसके ऊपर आप GST दे रहे हैं, आपको उससे लिंक करना है ताकि क्लैरिटी मिल जाए, हाँ जी टर्नओवर में झूठ नहीं बोल रहा। प्लांट एंड मशीनरी में भी झूठ नहीं बोलेगा, जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल है उससे मैच कर लेंगे, और GST के अंदर जो भी आप टर्नओवर फाइल कर रहे हैं, जो भी आप अपनी बुक्स के अंदर टर्नओवर दिखा रहे हैं उससे भी आप मैच करेंगे इस पर्टिकुलर फाइलिंग के अंदर। ओके जी, ओके। अगला पॉइंट आता है मेजर्स, सेक्शन नंबर 9 बोलता है क्या मेजर्स रहेंगे प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ठीक लगता है, जो प्रोग्राम लगते हैं, गाइडलाइंस लगते हैं, इंस्ट्रक्शन लगते हैं, वो देती रहेगी। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 10, जिसमें बात करेगी क्रेडिट फैसिलिटीज की। तो ये वाला एक्ट बोलता है देखो MSME सेक्टर को अगर ग्रो करना है तो उनको पैसा तो मिलना चाहिए, लोन तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस सेक्शन ने बोला हम बोल रहे हैं कि क्रेडिट इनको जो मिले ना, जो पॉलिसीज है वो प्रोग्रेसिव नेचर की पॉलिसीज हो, इनको स्मूथ फ्लो हो क्रेडिट का, ऐसी कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है ना।
क्रेडिट देते रहना। बाकी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है कि फ्लो कैसे करा जाएगा क्रेडिट। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सिड भी आता है, जो कि एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग का काम कर रहा है, स्पेसिफिकली क्रेडिट के फ्लो का ध्यान रखता है, ठीक है ना। तो सिड भी अलग अलग प्रोग्राम्स रन करता रहता है ताकि क्रेडिट के अंदर कोई दिक्कत ना है, पैसा उधार मिल जाए, ठीक है। अगला सेक्शन आता है इस पर्टिकुलर एक्ट का, सेक्शन नंबर 11, जो बात करता है प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला, देखो हम कह रहे हैं एमएसएमई को ग्रो करना है, इनको सपोर्ट करना है, तो हमारी गवर्नमेंट भी इनसे सामान प्रोक्योर करेगी, सॉरी, जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो प्रोक्योरमेंट में इनको दिया जाएगा, एमएसएमई सेक्टर को। ओके, सेक्शन नंबर 12 आता है फंड्स के बारे में। तो यहाँ पे एक फंड को कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा जो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, पैसा लिया जाएगा। इस फंड में पैसा आएगा कहां से, तो वो अप्रोप्रिएट करा जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू, जो बजट होता है उसके अंदर अप्रोप्रिएशन होता है कि एमएसएमई सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा। इस फंड की इन जनरल बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको एडमिनिस्टर करेगी। साथ में अगर बात करें इसका यूज का काम भी इसी के पास है। जो बोर्ड है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, वो बस रिकमेंडेशन देगा कि इस पैसे को किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट को बता रहे हैं। चलिए अगला सेक्शन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस लेक्चर का, वो है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 7 में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया उसको पढ़ा था। सेक्शन नंबर 15 है कि लायबिलिटी क्या है बायर की पेमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सप्लायर्स को जो सामान बेच रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला, देखो आपका पैसा नहीं रुकना चाहिए, आपने जो सामान बेचा उसका पैसा मिल जाए, इसलिए हम एक प्रोविजन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा, जब सप्लायर सप्लाई करता है बायर को सामान और बायर को पेमेंट करनी है एज पर द डेट अग्रीड अपॉन, राइटिंग में अगर बात हो रही है तो जिस डेट पे बात करी गई है उस पे आप पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये टाइम 45 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, आपको 45 डेज में पेमेंट करनी है। अगर आपका अग्रीमेंट ही नहीं है, कोई आपने कोई भी अग्रीमेंट नहीं करा राइटिंग में, तो कह रहे हैं उस केस के अंदर जो बायर है उसको बिफोर द अपॉइंटेड डे पेमेंट करनी है। पर हमने तो कोई डे अपॉइंट ही नहीं करा, ये अपॉइंटेड डे का क्या मतलब है, तो अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन है मींस द फॉलोइंग इमीडिएटली, द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब हम इस बात को समझेंगे। देखो ये डे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, इसको समझने से पहले वैसे हम बात करते हैं। मैंने अगर आज के दिन पे गुड्स को भेज दिया, डिलीवरी कर दी 1 अप्रैल को, मान लेते 1 अप्रैल को मैंने बोला कि हाँ यार चलो आप तो पुराने बंदे हो मेरे, गुड्स मैं आपको भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो इसको कब तक पेमेंट कर देनी चाहिए इस एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर फर्स्ट डे को तो हटाओ 1 अप्रैल को, तो इसके बाद जो 15 डेज जाएंगे, तो सेकंड से लेके जो 15 डेज निकलेंगे तो 16 अप्रैल की डेट आ जाएगी। तो 16 अप्रैल के बाद का दिन, डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, तो यहाँ पे जो 17 अप्रैल होगा, फॉलोइंग डे 17 हो गया ना, फर्स्ट को डिलीवरी हुई, उसके बाद 15 डेज निकल गए, उसके बाद जो डे है फॉलोइंग द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ 15 डेज वो 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल से पहले इसको मेरे को पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट करिए, हम बताते हैं कि क्या करना अगर पेमेंट नहीं करता, बट इसको पेमेंट कर देनी चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा कि बोले कि यार आपके गुड्स वगैरह ठीक नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया डे ऑफ एक्सेप्टेंस का, वो इसी के बेसिस पे आया। तो क्या लिखा गया, देखो डे ऑफ एक्सेप्टेंस बोला गया कि जिस दिन आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया वही डे ऑफ एक्सेप्टेंस है। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि अगर वो बोल सकता है कि यार आपके तो गुड्स ठीक नहीं है, मैं ये ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि आपके गुड्स ले जाओ वगैरह, बेकार है, मैं नहीं कर रहा, कोई पेमेंट वेमेंट की बात नहीं, गुड्स ही खराब है, मैं नहीं परचेज कर रहा, आपने जो भेजा है डिलीवरी के बाद खराब है। तो उसको सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम दिया गया 15 डेज का। 1 अप्रैल को आपने गुड्स डिलीवर करे तो वो 16 अप्रैल तक अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को बेकार गुड्स क्या भेजा है, मैं नहीं, ऑब्जेक्शन है मेरे को, कोई पेमेंट वगैरह नहीं, तो उस केस के अंदर आप बोलेंगे हाँ जी क्या दिक्कत होगी, हम सारे के सारे ठीक करते हैं गुड्स वगैरह, आप गए उसके पास थोड़ा बहुत चेंज वेंज करा और बोला चलो अब 15 अप्रैल के आसपास बोला चलो जी अब सारा का सारा ऑब्जेक्शन रिमूव है, तो कहता हाँ जी अब ऑब्जेक्शन रिमूव है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उस डे
जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव करे गए वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो यहाँ पे 15th ऑफ अप्रैल डे ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो इसके बाद अब इसको टाइम मिला जाएगा कितना, 15 डेज के बाद जो फॉलोइंग डे होगा वो अपॉइंटेड डे है। तो यहां से अगर 15 डेज आप कैलकुलेट करेंगे तो 30th ऑफ अप्रैल चला गया। इसके बाद फर्स्ट में आपका अपॉइंटेड डे हो जाएगा और फर्स्ट में से पहले पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, तो अगर मैंने डिलीवरी करी 1st ऑफ अप्रैल को और उसने 15th अप्रैल मतलब उसके जो नेक्स्ट 15 डेज है 16th अप्रैल तक अगर उसने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा तो 1st अप्रैल को ही डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसको 1st अप्रैल को मान लिया, आज आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई आपने ऑब्जेक्शन नहीं करी तो वही डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है। आपने लिख के कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने मना भी नहीं करा तो उसको डीम कर लिया, जिस दिन आपको गुड्स डिलीवर होता है तभी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद जो 15 डेज आपके एक्सपायर होंगे 16th ऑफ अप्रैल को, उसका नेक्स्ट डे आपका अपॉइंटेड है 17th ऑफ अप्रैल अपॉइंटेड है, उससे पहले पहले पैसा दे देना। कहता है जी मैं पैसा वैसा नहीं दे रहा, गवर्नमेंट हो देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा, हम नहीं पेमेंट करते हैं। उसके बारे में क्या करेंगे, तो उसके बारे में अगला सेक्शन हमें पढ़ना है। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई, इन नो केस द पीरियड अग्रीड अपॉन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। हमने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस को समझ लिया, तो कभी भी 45 डेज से ज्यादा का एक्सीड नहीं कर सकता। इसके बारे में हार्श रूल बनाए गए, आपको 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट फिर करनी है। अगर अग्रीमेंट आपने लिखित में भी कर लिया उसमें भी 45 डेज से ज्यादा का टाइम आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट करे कैपिटल रिलीज करो काम बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन कहता है मैं पेमेंट वेमेंट नहीं करता, जो करना है कर लो, तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है हम लीगल रास्ता अपना रहे हैं। तो बायर अगर पेमेंट नहीं करता एज पर सेक्शन नंबर 15 जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो उस केस में वो लायबल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देने के लिए जो पैसा नहीं दिया उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और इसकी कंपाउंडिंग होगी मंथली, मंथली कंपाउंडिंग। उसके साथ साथ क्या रेट लगेगा, रेट है बैंक रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला उसका 3 टाइम्स। ओए होए होए, 3 टाइम्स जो बैंक रेट है उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मंथली रेट में जो कंपाउंडिंग होगी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। बायर फटाफटा पेमेंट कर दो। अब बायर कहता है ये बात है तो मैं अभी पेमेंट ना करूं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपसे फिर रिकवरी करवाएगी। जो सप्लायर है वो आपको कंसिलिएशन के लिए या फिर कोर्ट वगैरह में खींच के लेके जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, बायर लायबल होगा, जो भी अमाउंट है पहली बात तो वो पेमेंट करनी है आपको, इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद अगर कोई आपका डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल बनाए जाएंगे। ये काउंसिल को बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। यहाँ पर अब अपने डिस्प्यूट को लेके जा सकते हैं, जो काउंसिल है वो खुद ही कंसिलिएशन कर लेगा, आपको बोलेगा हाँ यार कर लो ना, पेमेंट खत्म करो बात को। या फिर जो काउंसिल है वो किसी और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज को केस को रेफर कर देगा, ठीक है ना। अगर जो कंसिलिएशन इनिशिएट हुआ वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो उस केस में क्या करेंगे, काउंसिल फिर से खुद कर लेगा कंसिलिएशन, या फिर अगेन किसी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट जो आपका प्रोसेस है, बंदा है, पर्सन है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस जो प्रोवाइड करता है उनको फिर से केस को रेफर कर देगा। जो भी यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है वो विद इन 90 डेज जो भी रेफरेंस दिया उस दिन डिसाइड हो जाना चाहिए। 90 डेज का यहाँ पे टाइम लिखा है कि कंसिलिएशन हो जाना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है जी ये कंसिलिएशन सेंटर है, मैं इनकी बात भी नहीं मानता। तो उस केस के अंदर कह रहा है जी कंसिलिएशन अगर आपका हो गया, आपको बोल दिया गया कि पेमेंट वगैरह कर दो, तो उस केस में अगर आपको किसी कोर्ट में जाना है तो आप जा सकते हैं, बट आपको 75% ऑफ द अमाउंट जो भी कंसिलिएशन में जो अवार्ड वगैरह जो दिया गया वो आपको सेटल करना, तभी आप आगे जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 19 ये बोलता है कि आपको 75% जो अमाउंट बोला गया जो डिक्री ने अवार्ड करा है तो उस केस में आप पेमेंट करेंगे तभी आप आगे किसी कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अगला आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, यही एस्टैब्लिश करता है वन और मोर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल्स। ओके, सारे के सारे जो नॉर्म्स वगैरह की कैसे फंक्शनिंग वगैरह होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी, ठीक है। अगर इस काउंसिल की बात करें तो इसमें नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स होंगे। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे चेयरमैन रहेगा इस काउंसिल का। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री या फिर किसी भी नाम से आप बोलते हैं, जो स्मॉल
स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में, वो इस काउंसिल का चेयरपर्सन रहेगा। इसके साथ एक पर्सन रहेगा, एक या उससे ज्यादा पर्सन रहेंगे एसोसिएशन जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, एक या उससे ज्यादा पर्सन रहेंगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, एक या उससे ज्यादा पर्सन रहेंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो काउंसिल के अंदर मिनिमम 3 या फिर 5 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। सारे के सारे ऑप्शन दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से लोगों को अपॉइंट कर दें। कॉम्पोजिशन वगैरह इनका क्या कहते हैं, वैकेंसीज को कैसे फिल करना, सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट बोला खुद ही करेंगे आप जी, हम नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है एक्ट बनाए, छोड़ दिया, आप काम करो। ओके, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 22। अब 22 और 23 सेक्शन में हम कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहे, इनका बस इंटेंशन समझेंगे। रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर अगर कोई बायर है उसने पेमेंट नहीं करी तो उसको बेइज्जती करनी है ना, तो उसको बताना है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करेंगे ना, आप कंपनी एक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी भी आप एक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि कितना पैसा आपको एमएसएमई सेक्टर को देना है और कितना पैसा आपने नहीं दिया है, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट की पेमेंट आपने नहीं करी है, वो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। साथ ही साथ एक और सेक्शन है, जो भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो इनकम में से डिडक्शन अलाउ नहीं करी जाएगी। सर ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्या लिखा गया ये देखो। सेक्शन नंबर 23 के क्या इम्प्लीकेशन है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टर्नओवर है वो है 100 रुपीज की और आपने जो सामान परचेज कर रखा है वो है 60 रुपीज का। एमएसएमई सेक्टर से ही आपने परचेज करा और आप गंदे इंसान हो, आपने पेमेंट नहीं करी टाइम से, फिर इंटरेस्ट लग गया इसके ऊपर 10 रुपीज का। अगर आपकी हम इनकम निकाले तो इनकम आपकी क्या निकल कर आती है, 100 में से 60 रुपीज आपने परचेज करा तो पेमेंट नहीं करी, 10 रुपए का इंटरेस्ट, आपकी इनकम आती है 30 रुपीज। इसके ऊपर अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स मान ले कि 30% का है, तो आपका इनकम टैक्स की पेमेंट होगी 9 रुपए की। समझ में आती है ना, इजी। यहाँ पर ये वाला सेक्शन बोलता है कि जो 10 रुपए का आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, ये आप इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपकी 100 रुपीज की इनकम है, बोला 60 रुपए का आपने परचेज करा, 10 रुपए का जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी है ना, आपने लेट पेमेंट करी है, इसको भूल जाओ, इसको इनकम में से नहीं हटाएंगे। तो मतलब अब आपकी इनकम होगी 40 और इस पे आपको टैक्स देना है 30% का, यहाँ पे आपका टैक्स हो गया 12 रुपए का। तो सीधा सीधा बात है, जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी 10 रुपए की, उस पे आपको टैक्स का जो 30% का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, 3 रुपए का टैक्स भी बढ़ गया आपका। ठीक है जी। इसके बाद एक और पॉइंट, यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर एक सेक्शन को इंसर्ट करा गया 43B(H). 43B, अच्छा ये सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। 43B एक बहुत ही फेमस सीरीज ऑफ सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर। तो यहाँ पे 43B का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को तभी क्लेम करने दिया जाएगा अगर आपने उसकी पेमेंट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी जो बुक्स बनते हैं ना, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं कि हाँ पेमेंट कर देंगे, अभी तो हमने बुक करा है ना, पेमेंट वगैरह होती रहेगी। बट यहाँ पे इनकम टैक्स का ये सेक्शन बोलता है 43B, अगर आप पेमेंट करोगे, पैसा दिया होगा, तभी इसको खर्चा मानेंगे। वैसा जरूरी नहीं होता, बट इस स्पेसिफिक केस के अंदर आप पेमेंट करना जरूरी है, तभी खर्चा माना जाएगा। देखो आप परचेज वगैरह करके लेकर आते हैं, तो उसके इसके अंदर ऐसा थोड़ा ना कि जब आप पेमेंट कैश बेसिस पे थोड़ा ना बुक्स बनती है, अक्रूवल बेसिस पे बनती है। बट 43 सेक्शन कहता है हम इनकम टैक्स में नहीं मानेंगे ये। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला, आपने जो ये 60 रुपीज की पेमेंट करी है, मतलब जो आपने परचेज करा है एमएसएमई वाले लोगों से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से, अगर आपने इस 60 रुपए की पेमेंट एज पर एमएसएमई एक्ट नहीं करी, तो इस 60 रुपए को भी हम एक्सपेंस नहीं मान देंगे। मतलब आपको 100 रुपीज पे ही 30% का टैक्स, 30 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ओहो, तो यहाँ पर क्यों नहीं मानने दिया, बोला कि आप ढंग से पेमेंट नहीं कर रहे ना, तो इस 60 रुपए को भी हम नहीं मान देंगे आपकी एक्सपेंस। जब आप इसको पे कर दोगे तब आप उसको एक्सपेंस मान लो। अगर आपने अगले साल पेमेंट कर दी 60 रुपए की, तो उस साल आप इसको एक्सपेंस मान लो। अगले साल अगर आपकी इनकम 60 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, और आपने कुछ भी परचेज वगैरह नहीं कर रखा, तो मान लेंगे 60 रुपए की पेमेंट अगर आपने अब कर दी ना, अब इसको एक्सपेंस मान लो, तो आपकी जीरो इनकम होगी, कोई आपको टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आता है? कह रहा है ये वाला जो एक्ट है ना एमएसएमई एक्ट, इसको फॉलो करो, पेमेंट वगैरह टाइम से करो, नहीं तो इंटरेस्ट तो पहले ही नहीं मान रहे आपका, वो तो वैसे भी नहीं बनेगा। जो 60 रुपए है वो एक्सपेंस माना जाएगा पेमेंट बेसिस पे। अगर आपने उसी साल में पेमेंट कर दी,
एज पर एमएसएमई एक्ट जो रूल्स को फॉलो कर लिया तो वो एक्सपेंस है, नहीं तो जब आप पैसा दोगे तब उसको एक्सपेंस मानेंगे। अक्रूवल बेसिस इस केस में हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका एमएसएमई एक्ट के प्रोविजन समाप्त होते हैं। इस एक्ट के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, वो आपके लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को चेक कर लेते हैं। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आगे और भी नॉलेजेबल सेशन से। ओके टाटा, बाय बाय।